आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। ठीक है, हम जानते हैं कि जैसे कि हमने स्टैटिक पार्ट की शुरुआत की थी कई सारे टॉपिक्स की, और हमने कवर करा है अब तक जनरल साइंस के फिजिक्स सेक्शन तक, और प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरुआत की थी केमिस्ट्री की। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम जा रहे हैं केमिस्ट्री के साथ ही कंटिन्यू करने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे केमिकल नेम्स के बारे में। ठीक है, केमिकल नेम्स। तो हम जानते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम नहीं जानते तो हमें पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी की बात करती है केमिकल्स के। केमिस्ट्री सिर्फ स्टडी है केमिकल्स की। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कि हमें केमिकल नेम्स के बारे में पता हो। ठीक है, जो कि आप कह सकते हो या हम कह सकते हैं विच आर ऑफ वेरी कॉमन, बहुत ही सामान्य नेम है। ठीक है, और काफी सामान्य इस्तेमाल भी होते हैं। तो बहुत ही कॉमन यूजेस वाले जो केमिकल्स हैं हमें उनका नाम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर हमें नहीं पता है तो हमें पता करना होगा, क्योंकि ये एक वीक पॉइंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इन केमिकल नेम्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है वॉशिंग सोडा। पहले शुरू करेंगे वॉशिंग सोडा से, जो हम यूज करते हैं कॉमन हाउस होल्ड में। ठीक है, तो ये बेसिकली सोडियम कार्बोनेट होता है। अगर आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम सोप की बात करें, साबुन की बात करें, तो वो आपके सॉल्ट्स होते हैं सोडियम के। ठीक है, ठीक। और इसी के साथ हम जानते हैं कि जो सोप्स हैं वो सोडियम के सॉल्ट्स हैं, और ये कहें फैटी एसिड के सॉल्ट्स हैं बेसिकली। ठीक है, सॉल्ट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स के सॉल्ट्स हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा जो है उसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और फॉर्मूला है Na2CO3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है उसका कॉमन नेम है, केमिकल नेम है सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। अगर नाम दिया गया है सोडियम कार्बोनेट तो हम बात कर रहे हैं वॉशिंग सोडा की। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पे सोडियम बायोकार्बोनेट, तो ये हो जाएगा हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये बात को आप याद रखिएगा, इस डिफरेंस को याद रखिएगा। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और फॉर्मूला है CaOCl2। ठीक है, जो उसके बेकिंग सोडा का जो था वो था NaHCO3। उसके बाद है हमारे पास क्विक लाइम, उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है CaO। ठीक है, इसके बाद है जिप्सम, जो है उसका केमिकल नेम है नेचुरल कैल्शियम सल्फेट, जनरल फॉर्मूला है CaSO4H2O। ठीक है, इसके बाद है मार्बल। मार्बल का केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, जनरल फॉर्मूला है CaCO3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉमन नेम्स को देखा किसी केमिकल्स के। आइए अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास है दूसरे केमिकल नेम्स। तो पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। तो अब आइए वापस यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट की हम बात करते हैं, तो हमारे पास दो कैल्शियम सल्फेट हैं। एक है नेचुरल कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट। जो एक है नेचुरल कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं नेचुरल कैल्शियम सल्फेट की, हम बात कर रहे होते हैं जिप्सम की। जब हम बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट की, तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला को देखें तो
जो ग्रेजुअल कैल्शियम सल्फेट है उसका है CaCSO4H2। वहीं पे जो कैल्शियम सल्फेट है वो है सिर्फ CaSO4। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारे पास विनेगर, उसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है CH3CO2H। ठीक है, ये है जनरल फॉर्मूला। इसको हम लोग एथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और हम एथेनोइक एसिड प्रोसेस में क्या इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली हम यूज करते हैं एथेनॉल का, जो रिएक्ट करेगा हमारा पहले चीज सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरी चीज जो हमारे पास है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो हम बेसिकली यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ताकि हमें एथेनॉल से मिल सके एथेनोइक एसिड। ठीक है, और 2 से 7% जो होता है एथेनोइक एसिड का वाटर में, उसे हम कह देते हैं विनेगर, एसिटिक एसिड भी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास है ज्वेलर्स रोज, जो है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है Fe2O3। उसके बाद है हैवी वाटर, नाम है उसका ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो बेसिकली एक चीज याद रखिएगा, हैवी वाटर का इस्तेमाल हम बेसिकली करते हैं मॉडरेटर के तौर पे इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। ठीक है, तो बेसिकली जो हैवी वाटर है वो बेसिकली यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में मॉडरेटर के तौर पे। चलिए आइए इसकी वर्किंग को समझते हैं ताकि हमें समझ में आ सके। तो मान लेते हैं हम जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास से गुजरते हैं, आपने देखा होगा ऐसी कुछ चिमनीज वहां पे खड़ी रहती हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं बेसिकली रिएक्टर्स। ठीक है, इन रिएक्टर्स के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो, या न्यूक्लियर फिजन की बात करें, वो हो रहा होता है। ठीक है, और जो फ्यूल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो होता है यूरेनियम U-235। ठीक है, तो बेसिकली इन रिएक्टर चैनल्स में हम न्यूक्लियर फिजन को करते हैं, जो इसका सीधा सा मतलब है कि एक जो लार्ज न्यूक्लियस है वो छोटे न्यूक्लियस में टूटता चला जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस चलती रहेगी लगातार, और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा की अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं फर्दर एनर्जी प्रोडक्शन में। लेकिन क्या होता है, जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है तो जो रिएक्टर्स हैं ये हीट अप हो जाते हैं या गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो तब हैवी वाटर पिक्चर में आता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए। ठीक है, क्यों कि अगर ये जो मॉडरेटर है ये ठंडा नहीं हुआ, या फिर कहीं रिएक्टर ठंडा नहीं हुआ और ये रिएक्टर सॉलिड है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो उसके एटम्स हैं सॉलिड स्ट्रक्चर के, वो क्या हो जाएंगे, मोशन में सेट हो जाएंगे, और क्या करेंगे, मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, हम लोग को हैवी वाटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये था पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास हैवी वाटर का फॉर्मूला 2H2O और D2O, दोनों ही सेम फॉर्मूलाज हैं, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है ड्राई आइस, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। तो बेसिकली आपने इसको देखा होगा बार्बर शॉप्स में, बार्बर शॉप्स, ठीक है। जब भी आप शेविंग के लिए जाते हैं या फिर किसी भी फेशियल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और आपको गलती से कट लग जाता है, तो आपने देखा होगा कि जो बार्बर है वो कुछ बर्फ जैसी चीज आपके चेहरे पे रगड़ देता है, ठीक है, ताकि आपको जलन महसूस ना हो या इरिटेशन ना हो, ठीक है। तो ये जो आइस टेक्सचर होता है वो होता है ड्राई आइस, जिसे हम कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आइस स्ट्रक्चर का नाम होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जनरल फॉर्मूला है CO2, ठीक है। CO2 जो है बेसिकली वो गैसियस फॉर्म में होती है, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये होता है सॉलिड, और कहे ये ड्राई आइस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एक्वा रिजा, जिसको हम लोग नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेसिकली आप कह सकते हैं जो एक्वा रेजिया है उसे जनरली हम इस्तेमाल करते हैं ज्वेलर शॉप्स में, किसके लिए? मेल्ट डाउन करने के लिए गोल्ड को, ठीक है। तो एक्वा रेजिया जो है बेसिकली उसको ज्वेलर शॉप्स में इस्तेमाल किया जाता है गोल्ड को पिघलाने के लिए, और बाकी जितने भी प्रीशियस महत्वपूर्ण मेटल्स हैं उनके लिए, ठीक है। ठीक वैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो आपका प्लास्टर्स ऑफ पेरिस है उसका इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्चर्स की प्लास्टर में, ठीक है। जब भी आपको कोई एक्सीडेंट हो या फिर कोई भी आपके जान पहचान में किसी का एक्सीडेंट होता है, तो अगर उनकी कोई भी हड्डी या पसली टूट जाती है तो उसका प्लास्टर होता है, ठीक है। तो ये जो प्लास्टर होता है ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ठीक है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका हम फ्रैक्चर के प्लास्टर में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है यूजेस ऑफ केमिकल्स, ठीक है। पहला है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, पहला है अमोनियम नाइट्रेट। इसको कॉमनली हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव डिवाइसेस एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स जो हैं जिनका हम एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर फील्ड में करते हैं और ये बना होता है आपका अमोनियम नाइट्रेट से। और हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जो फर्टिलाइजर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं ये जो होते हैं ये काऊ डंग या गोबर से बने होते हैं, ठीक है, आमतौर पे। और जो इनऑर्गेनिक है ये अमोनियम नाइट्रेट के बने होते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो सॉइल जहां पे कि एग्रीकल्चर चल रहा होता है, जो क्रॉप्स हैं या फिर जो आप फसल है उन्हें काफी चीज चाहिए होती है, न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं जो सॉइल्स में जनरली नहीं होते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमें क्या करना होता है, हम लोग आर्टिफिशियल कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं प्रोवाइड करने के लिए न्यूट्रिएंट्स सॉइल में, ठीक है। और ये आते हैं हमारे फर्टिलाइजर से, जो कि दो फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं फिर से, ऑर्गेनिक जो कि अमोनियम नाइट्रेट के बने होते हैं और ऑर्गेनिक जो कि काऊ डंग के बने होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक्स वाले हैं वो होते हैं सेफ, ठीक है, लेकिन उनका काफी लिमिटेड स्कोप है प्रोडक्शन के मैटर में और कह सकते हैं टाइम पीरियड में, ठीक है। वहीं पे जो इनऑर्गेनिक है ये हार्मफुल हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए क्योंकि इनके केमिकल्स होते हैं, लेकिन इनका जो रेट है प्रोडक्शन का वो काफी हाई है और इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है, और उनके इंस्टेंट रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। और जनरली ये जो है ये अमोनियम नाइट्रेट को कैरी ऑन करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट जो है उसका इस्तेमाल हम लोग एक्सप्लोसिव्स में भी करते हैं और बेसिकली ये जो होता है ये होता है एक्सप्लोसिव फॉर्म ऑफ केमिकल। मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है, ये कितना डेंजरस हो सकता है। आप सब ने सुना होगा बेरूत के बारे में,
ठीक है, जो कैपिटल है किस कंट्री की, लेबनान की। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था यहाँ पे 2022 में लेबनान में जो बेरूत कोस्ट था, बेसिकली बेरूत का जो तट था, कोस्ट, यहाँ पे कुछ शिप्स को रोका गया था जिन पे अमोनियम नाइट्रेट था। ठीक है, और क्या हुआ, किसी किसी भी इनऑथोरिटी प्रोसेस के द्वारा, किसी भी लापरवाही के से जो ये जहाज थे ये फंस गए या रुक गए। ठीक है, बेरूत में, जिसमें टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट था। ठीक है, टन्स ऑफ नाइट्रेट था वहां पे उन शिप्स के अंदर। ठीक है, जो कि यहाँ फंसे हुए थे। तो क्या हुआ है, कुछ ही लापरवाही की वजह से, या फिर आप कैसे किसी भी चीज की वजह से, ठीक है, जो अभी तक पता नहीं है किसी को भी, कई रिपोर्ट्स यहाँ पे आई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे भी आई, न्यूज पे भी आई, लेकिन अब तक कोई भी क्लियर कट प्रूफ नहीं है। जो एक्सप्लोजन था वो उन शिप्स पे हो गया किसी कारण की वजह से। और ये जो अमोनियम नाइट्रेट था, इसने लगभग 3 से 5 किलोमीटर तक जितनी भी रेंज थी इसकी, उसमें तबाही मचा दी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो अगर यहाँ पे है तो वो लगभग अपने 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में, 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में तबाही मचा सकता है, और काफी बड़ी तबाही मचा सकता है। ठीक है, तो आप अब समझ सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट कितना डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसे रॉ मटेरियल तौर पे बैकयार्ड्स में नहीं रखना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बहुत ही क्रूशियल केमिकल है जब हम उसकी बात एक्सप्लोसिव्स में करते हैं या फर्टिलाइजर्स में करते हैं। ठीक है, और मैं आपको पर्सनल एडवाइस भी दूंगा कि आप बेरूत इंसिडेंट को एक बार देख भी सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम सोडियम थ्योसल्फेट पे आए। तो ये बेसिकली इस्तेमाल होता है फिक्सिंग एजेंट के तौर पे फोटोग्राफी पे और जर्मिसाइड की वॉशिंग में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए आपसे एग्जाम में कि किस केमिकल एग्जाम हम फिक्सिंग एजेंट के तौर पे करते हैं फोटोग्राफी में, तो जो आंसर होगा वो होगा सोडियम थ्योसल्फेट। ठीक है, इसके बाद सिल्वर आयोडाइड की हम बात करें तो इसका इस्तेमाल हम क्लाउड सीडिंग में करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल रेन में। ठीक है, और बेसिकली ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है, तो बेसिकली मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो कि आपके कह सकते हैं रेगिस्तानी इलाकों में होती हैं, उनके पास बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होगा, और और नियरली लगभग बारिश नहीं होती है वहां पे, नो रेनफॉल होता है। ठीक है, तो इनकी गवर्नमेंट क्या करती है, इनकी गवर्नमेंट सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करती है। ठीक है, और इसको छिड़काव करती है इसका पूरे बादलों के ऊपर। ठीक है, एक क्राफ्ट की मदद से या फिर कहें कि प्लेन्स की मदद से। ठीक है, तो जनरली एयर क्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, शहरों के ऊपर से उड़ाते हैं उन्हें, और छिड़काव करते हैं सिल्वर आयोडाइड का बादलों में। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड क्या करता है, जो आपके बादल हैं उन्हें कंडेंस कर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो बारिश है वो शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल रेन जो है वो कार्य करती है। ठीक है, मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको और से समझ में आ सके। तो ये थे आपके क्लाउड। ठीक है, और ये है आपका शहर। ये था शहर। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी रेनफॉल नहीं हो रही है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा है, और यहाँ पे बारिश का कोई साइन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, फिर से एक और सिटी दिखेंगे इस तरीके से। तो आपने क्या करा, आपने शुरू कर दिया क्लाउड सीडिंग। ठीक है, प्लेन्स की मदद से, एयरक्राफ्ट की मदद से, इस प्रकार से। ठीक है,
आपने क्लाउड सीडिंग शुरू कर दी, ठीक है। क्लाउड्स में अगर ये क्लाउड्स थे तो आपने क्लाउड सीडिंग की शुरुआत कर दी यहाँ पे सिल्वर हाइड्रेट के थ्रू, ठीक है। तो क्या होगा फिर से, ये है आपका शहर, ठीक है। कंडेंसेशन कैसे क्या होगा, ये क्लाउड जो हैं ये ब्लू से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जैसे ये कंडेंस होते हैं जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स में, और आपकी जो बारिश है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिल्वर हाइड्राइड जो है वो यूज होता है, ठीक है। पहले हमारे पास कंडीशन थी हाई टेम्परेचर नो रेनफॉल के साथ में, फिर हमने सिल्वर हाइड्राइड का इस्तेमाल करा सिल्वर हाइड्राइड स्प्रेड करने के लिए क्लाउड्स में। उसके बाद सिल्वर हाइड्राइड ने क्लाउड्स को कंडेंस कर दिया, और जब ये कंडेंस हुआ तो जो वाटर वेपर था वो कन्वर्ट हो गया वाटर ड्रॉपलेट्स में, और इस तरह से रेन जो है शुरू हो गई। तो ये था आपका डायग्राम। तो अब आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, मैं आपको 15 सेकंड दे सकता हूं, और टाइम आपका शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स अप। तो आप चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसका हम लोग इनब्रीड टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं ड्रंकन ड्राइवर को पकड़ने के लिए। कई समय आपने देखा होगा जो कॉप्स हैं या पुलिस वाले जो लोग हैं हमारे, ठीक है, तो वो जनरली क्या करते हैं, किसी ड्रंकन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ड्रंक टेस्ट का। तो जनरली लोग रुकते लोगों को, ठीक है, और ये आपको कुछ बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर देते हैं और आपसे बोलते हैं कि आप इसमें एक बार सांस लीजिए या फूंक मारिए, ठीक है। और जैसे आप करते हो ऐसा कुछ भी, तो ये कुछ टेस्ट लेते हैं उसमें, और ये आपको कुछ वैल्यूज दिखाती है, और अगर वैल्यू जो है वो जनरली हाई है किसी भी सर्टेन वैल्यू से, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये थी आपकी 30 ml एल्कोहल 100 ग्राम ऑफ ब्लड में, ठीक है। अगर आपकी जो आपने ड्रिंक की हुई है, अगर ड्रिंक कर रखा है, तो ये सिर्फ 30 ml 100 ग्राम ऑफ ब्लड में है तो आप बच सकते हैं। लेकिन अगर ये वैल्यू क्रॉस्ड होती है तो आपको कुछ चार्जेस या फिर आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है, पुलिस आप पे एक्शन ले सकती है, क्योंकि आपने जो ड्रिंकिंग वायलेशन रूल्स था उसको पार कर दिया, ठीक है। उसके बाद है टेफलॉन। टेफलॉन जो है इसका हम नॉन स्टिक कुकवेयर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है हमारे पास फॉस्फोरस, इसका हम माचिस के डब्बे बनाने इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग एक्सप्लोसिव मटेरियल के तौर पे भी जानते हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा फॉस्फोरस भी आपका एक्सप्लोसिव मटेरियल है, ठीक है, और उसका हम मैचिस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर ये आपका माचिस का डब्बा है, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे इसको हम XYZ नाम देते हैं, ठीक है। ये आपका मैच बॉक्स है XYZ कंपनी का, ठीक है। तो आपने जरूर देखा होगा कि साइड लाइंस पे इन मैच बॉक्स की यहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहां पे हमें रब करना होगा मैच स्टिक्स को, रगड़ना होगा, ठीक है। जैसे ही हम ऐसा करते हैं यहाँ पे जो फायर है वो हो जाती है, आग लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये ब्राउन सरफेस जो है जहां पे आपने मैच स्टिक को रगड़ा है, ये होता है आपका फॉस्फोरस, ठीक है। और ये जो स्टिक टॉप है ये भी फॉस्फोरस का ही बना हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग कभी स्विमिंग पूल गए हो तो आपने जरूर देखा होगा
कि कुछ समय पश्चात आपकी जो आंखें हैं वो लाल हो जाती हैं, ठीक है, और आपको इरिटेशन भी होती है। तो ये होता है आपका क्लोरीन की वजह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं रस्टेंस को क्लोथ से हटाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आप चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास अब है एक्वा रेजिया। तो बेसिकली एक्वा रेजिया जो है हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि इसका इस्तेमाल हम ज्वेलर शॉप्स में करते हैं, ठीक है। और इसका केमिकल नेम क्या था? निट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये होता है केमिकल नेम, ठीक है। और ये केमिकल होता है जिसमें कि गोल्ड घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो गोल्ड है वो जनरली आपका वो बहुत ही रेसिस्टेंट मैटर, ये कहे रेजिस्टेंस मेटल आपका होता है, ठीक है। तो जनरली रिएक्ट नहीं करता है केमिकल के साथ में, बाकी केमिकल्स के साथ में, ठीक है। तो बेसिकली जो ज्वेलर्स हैं वो एक्वा रेजिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो एक्वा रेजिया है या जो निट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो डिसॉल्व गोल्ड है इसका इस्तेमाल हम कई और पर्पज में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास जिंक ऑक्साइड। इसका इस्तेमाल हम करते हैं सनस्क्रीन लोशंस में, ठीक है। तो ये होता है सनस्क्रीन लोशन, ठीक है। इसके बाद है सिगरेट फिल्टर्स में, सैरेमिक इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अगर मैं सिगरेट्स को देखूं, ठीक है, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा सिगरेट को लेके, ठीक है। वो है स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, जो आपकी स्मोकिंग है वो सेहत के लिए खतरनाक है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जिंक ऑक्साइड जो है बेसिकली आपका हम लोग सनस्क्रीन लोशन में, सिगरेट फिल्टर्स में और सैरेमिक इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम लोग, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप सनस्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको भी इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ज्यादा सही नहीं होता है स्किन के लिए, क्योंकि इसमें कई सारे केमिकल्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स के तौर पे, ठीक है। और अब सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसका हम कहीं और भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने इस लेक्चर में डिस्कवर भी किया था, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ 10 सेकेंड्स दूंगा, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टाइम्स अप। सो अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना था तो आपको पता होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम बेकिंग सोडा के तौर पे भी रखा जाता है, इसका इस्तेमाल बेकिंग सोडा के तौर पे भी होता है, ठीक है। तो जो बेकिंग सोडा है या फिर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका हम फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने ये फैक्टर्स को कवर किया, ठीक है। दूसरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के पार्ट की ही, ठीक है। और हम लोग ट्राई करेंगे जनरल साइंस को खत्म करने की। तब तक आप सबको मैं चाहता हूं कि आप ये टॉपिक ढंग से रिवाइज करें जो भी हमने डिस्कस किया, ताकि आप बाकी चीजों को भी अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। इसके साथ में हम लोग इस लेक्चर को अब रोकते हैं, ठीक है। और आप सभी का धन्यवाद।